हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 10 के प्री बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन साइंस का। आज का डिस्कशन हमारा रहेगा फिजिक्स के टुवर्ड्स, और ये हमारा न्यू इनिशिएटिव है जिससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड आप लोगों को किए जाते हैं उनका सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, now moving on to more discussion. So we have a question number 4, which says what will be the frequency of an alternating current if direction changes after every 0.1 second. Question says direction of an alternating current changes after every 0.01 second. Direction changes every 0.01 second. We have to find the frequency of this alternating current. Okay, so we all know alternating current is that current in which direction of the current changes after half a cycle. Okay, after half a cycle direction of the current changes. Now हिंदी में करते क्या, कंफर्टेबल नहीं है। सी, ये क्वेश्चन है एक जिसमें बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है आफ्टर एवरी 0.01 सेकेंड। तो हमको पता करना है कि जो फ्रीक्वेंसी होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट का वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना वो डायरेक्शन अपना हाफ ए साइकिल, आधे साइकिल के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब कि अगर यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो आफ्टर हाफ साइकिल डायरेक्शन अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। मीनिंग एक साइकिल में कितना बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 2 बार कर रहा है। 1 साइकिल में कितना बार डायरेक्शन चेंज किया, 2 टाइम्स। क्लियर, ये चीज़ याद रखना है, 1 साइकिल में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमको पता करना है डायरेक्शन आफ्टर एवरी 0.01 सेकेंड। तो इसको पता करने के लिए अब हम अगर इसमें इस तरह से करें, डायरेक्शन आफ्टर 2 टाइम्स अगर दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज इक्वल्स टू 0.01 टाइम्स 2। मतलब कि अगर एक बार डायरेक्शन चेंज करा है 0.01 सेकेंड में, तो 2 बार डायरेक्शन कब चेंज करेगा, 0.01 इंटू 2। इतना तो क्लियर है। अब 2 बार डायरेक्शन चेंज किया मतलब क्या, 1 साइकिल, यही ना है 1 साइकिल ही 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है। 1 साइकिल इक्वल्स टू 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज इक्वल्स टू दिस मच सेकेंड। ओके, दिस मच सेकेंड। सो 0. इसको हम रिड्यूस करेंगे 0.02 सेकेंड लिख सकते हैं। मीनिंग फॉर 1 साइकिल AC इज टेकिंग 0.2 सेकेंड। 1 साइकिल, एक साइकिल में 0.02 सेकेंड ले रहा है हमारा AC करंट। एक साइकिल में अगर इतना सेकंड ले रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट होता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ साइकिल टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमको सेकंड को 1 करना है, साइकिल मेरा पता चल जाएगा, जितना साइकिल होगा वही हमको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको 1 करना है तो हम इस वाले टर्म को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। एक साइकिल 0.02 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.02। एक सेकेंड में 1 डिवाइडेड बाय 0.02 साइकिल कंप्लीट करता है। तो 1 सेकेंड, इसको अगर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 डिवाइडेड बाय 0.02 टू 100 डिवाइडेड बाय 2, काटो कितना हुआ, 50। मतलब कि एक सेकेंड में AC करंट 50 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 50 हर्ट्ज। ये था क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज़ ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हम लोग जो फ्यूज़ वायर को यूज़ करते हैं ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको डिफाइन हम लोग सबसे पहले करेंगे। व्हाट इज़ अ फ्यूज वायर? इट इज़ अ वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यही ना होता है फ्यूज वायर का डेफिनेशन। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट उस तरह से करेंगे और उसके बाद इसमें लिखेंगे कि ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इट हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट इट प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम बर्निंग और सर्किट ब्रेकेज। ओके, इसका आंसर होगा melting point. Due to low melting point, it melts when high current pass through it. ठीक है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट इट मेल्ट्स व्हेन हाई करंट पास थ्रू इट। और जैसे ही मेल्ट होगा हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहता है। और अगर इसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका अगर ऐसा वायर ले लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई लेने से मेरा सर्किट को जला देगा। जो भी सर्किट में मेरा अप्लायंस है वो जल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास मीडियम है, एयर ग्लास। इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, देन फाइंड द एंगल विथ विच इट मूव्स फ्रॉम, मतलब इट मूव्स फ्रॉम दिस एयर ग्लास इंटरफेरेंस। कैसे निकलेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको निकालना है, आर निकालना है। कैसे होगा? तो सिंपली हमको एक फार्मूला याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ। तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो म्यू यहाँ पे क्या गिवन है? 1.5 गिवन है। 1.5 क्या होगा? साइन आई, साइन 30 कितना होता है? बाई साइन आर। क्लियर है? इसी तरह से बनेगा, साइन आर हमको निकालना है, वैल्यू ऑफ आर निकालना है। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 होता है 1/2, और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा तो इंटू 1.5, ओवरऑल 1/3। तो मेरा साइन आर का वैल्यू क्या हो गया? 1/3। कोई बच्चा अगर यहाँ पे भी छोड़ता है ना, या इसको एक स्टेप और आगे ले जाके आर को इस तरह से दिखाते हैं, आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक भी अगर कोई छोड़ता है, इन्वर्स का प्रॉपर्टी होता है, इन्वर्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ तक भी छोड़ता है तो प्रॉपर फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, या फिर अगर इसका वैल्यू अगर याद है, इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 33.9 डिग्री होता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 का वैल्यू होता है 33.9 डिग्री। तो ये लिखो आंसर, या फिर ये दोनों करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में और करके एक क्वेश्चन है, और वाले पार्ट में एक और क्वेश्चन इंक्लूडेड है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 4/3। गिवन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? 3 × 10⁸ गिवन है, मीटर पर सेकेंड।
तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही होता है। तो क्या होगा इसके बाद, इसको हम लोग लिखेंगे 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर या स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो बोलो। इसको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, बाकी इधर ले आएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू 3 × 10⁸। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और 4 वाला नीचे आ जाएगा। तो हो गया क्या, 9 × 10⁸/4। इसको सिंप्लीफाई करके 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोर्ड में आ रहा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या कोई बच्चा या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर आ रहा होगा तो सही है, या फिर इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व किया, ये 2 आंसर लाया है, यहाँ पे भी अगर छोड़ा हुआ है तो फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफाइन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ना, कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। क्या है, इमेजिनरी लाइंस है विच आर रिलीज्ड, विच आर emitted or something like that. अगर these are the imaginary lines which gets emitted from north pole and gets inside the south pole outside the magnet, ये टर्म लिखना जरूरी है, outside magnet. These are the imaginary, फिर बोल रहे हैं these are the imaginary field lines which originate from north pole and gets inside the south pole outside the magnet, and inside the magnet these imaginary lines goes from south pole to north pole completing the whole cycle, ठीक है। यही हमको डिफाइन करना था, यही लाइन होगा, क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो दीज आर द टेम्पोररी मैग्नेट्स विच गेट्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दीज आर द टेम्पोररी मैग्नेट विच गेट्स मैग्नेटाइज्ड, मतलब कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाते हैं व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्वेश्चन अगर आ गया तो सबसे पहले तो हमको डिफाइन तो सब करते हैं ना, तो बेटर रहेगा अगर तुम लोग डायग्राम बना के शो कर दो, तो इससे एक्स्ट्रा क्रेडिट टीचर को देने पे मजबूर हो जाएंगे। टीचर लगेगा कि बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा दो, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इस तरह से अगर कोई सर्किट डायग्राम अगर बना देता है तो इससे बोनस मार्क्स भी मिल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करते समय अगर हम इसको बना दें तो एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज ए इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। सी व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो ये डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग डिफाइन करते हैं, these are the continuous path in which current flows. Continuous path in which current flows is called electric circuit, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी वही करना है, जिस क्वेश्चन में तुमको लगे डायग्राम बन सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बना के दिखा सकते हैं ना, कंटिन्यूस पाथ है, कुछ भी एक्स्ट्रा हम अपैरेटस लगा दिए हैं, इस तरह से कुछ भी कर दो, कंटिन्यूस पाथ बनाओ जिसमें करंट फ्लो कर सके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऐसा डायग्राम बना दो, एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है। तो व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स दीज आर द कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, आईटी सर्किट। बेटर रहेगा इंक्लूड करना डायग्राम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड, ठीक है।
पहला पूछा गया है हेडलाइट ऑफ ए कार। हेडलाइट ऑफ कार, तो हेडलाइट ऑफ कार में हम लोग कैसा मिरर यूज़ करेंगे? देखो मिरर तीन तरह का होता है, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है और प्लेन मिरर होता है, तीन तरह का होता है। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। अगर हम प्लेन मिरर करते हैं तो क्या होगा? अगर हम प्लेन मिरर करें कुछ बेनिफिट मिलेगा? अगर हेडलाइट है कार का, कुछ भी बेनिफिट हमको लग तो नहीं रहा है मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा लाइट भी रहता है, ठीक है, लाइट इस तरह से कुछ रहता है। हमको बेसिकली कोशिश मेरा यही रहता है कि लाइट को दूर से दूर जा सके। मेरा जो भी लाइट रहता है, मेरा लाइट बल्ब रहता है कार के आगे, तो मेरा फोकस रहता है कि मेरा रेज ऑफ लाइट ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके। तो कब जाएगा? एक सिचुएशन हम लोग पढ़े हुए, जब हम लोग फोकस पे रखते हैं, इस तरह से कुछ पढ़ा हुआ है कि जब फोकस पे रखते हैं मेरा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। कौन सा था? तो ये हम लोग पढ़े थे कि कनकेव मिरर में रहता है, ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है। तो देखो कनकेव मिरर में अगर इस तरह से हम कुछ अरेंजमेंट कर दें कि मेरा यहाँ ये फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ पे अगर हम बल्ब लगा दें तो मेरा जितना भी रेज ऑफ लाइट रहेगा सब पैरेलल हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लाइट का जो ओवरऑल डिस्टेंस रहेगा, जहाँ तक लाइट का रीच होता है, ये डिस्टेंस हमको बढ़ाना है, क्योंकि हेडलाइट का काम यही है, लाइट को दूर से दूर डिस्टेंस तक पहुँचाने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या? कनकेव मिरर। चलो अगला क्वेश्चन है, इसी का एक पार्ट है, साइड रेयर व्यू ऑफ ए मिरर। रेयर व्यू ऑफ मिरर, रियर व्यू ऑफ मिरर। रियर व्यू ऑफ मिरर में देखो हम लोग कुछ भी देखते हैं तो क्या होता है, छोटा छोटा सब दिखता है, चाहे कोई कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहे, सब सारा ऑब्जेक्ट क्या छोटा छोटा दिखता है। तो हमको पता है कि एक ही मिरर है जिसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट या इमेज रहे, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहे, मेरा इमेज हमेशा छोटा दिखता है। कौन सा ऐसा ही मिरर है? तो याद करो कन्वेक्स मिरर होता है एक ऐसा टाइप, कन्वेक्स मिरर होता है, ये मिरर है, ठीक है। दो तो हो गया, रेयर व्यू मिरर और हेडलाइट ऑफ ए कार। अगला क्या है? सोलर फर्नेस। देखो सोलर फर्नेस क्या होता है ना, सोलर फर्नेस जो बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ होता है, उसमें क्या जो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ होता है, वो लोग प्रेफर करता है कि कोल और जो भी फ्यूल्स रहता है उसका कम से कम यूज़ करना है। तो बाकी एनर्जी कहाँ से लाएगा? ऑब्वियसली सन से ही लाएगा। तो सन का अगर हमको एनर्जी को कंसंट्रेट करना है किसी एक पॉइंट पे, तो कौन सा एक मिरर हो सकता है? ऑब्वियसली जो कनकेव मिरर अभी पढ़े, जिसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज अगर दूर से आ रहा है तो ये कहाँ पे जाके मीट करता है? फोकस पे करता है। तो एग्जैक्टली यही वाला प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं क्या? सोलर फर्नेस में बड़ा सा सोलर पैनल, बड़ा सा सोलर मिरर रहता है, और किसी पॉइंट पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये पॉइंट मेरा फोकस वाला रीजन है। अब सन रेज दूर से आएगा, बहुत सारा सन रेज आएगा, ये सारा मीट कहाँ करेगा? इसी पॉइंट पे। इस पॉइंट को इतना ज़्यादा हीट कर दिया जाएगा कि इस हीट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर फर्नेस में क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। अगर कोई कनकेव मिरर लिखा है तो एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि शेविंग मिरर। शेविंग मिरर, देखो शेविंग मिरर में ना जो कोई भी शेव करता है तो वो क्या प्रेफर करेगा कि जहाँ पे भी शेविंग हो रहा है, जहाँ पे भी कट मार्क हो रहा है, कट लग रहा है, वो पार्ट थोड़ा बड़ा दिखे या थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखे, ताकि समझ में आए कि कट कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं तो कन्वेक्स मिरर का क्या प्रॉपर्टी है? जितना भी उसमें इमेज फॉर्मेशन होता है सारा का साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा होता है। प्लेन मिरर का हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या सेम साइज़ रहता है। तो मेरा प्रेफरेबल रहता है कि हम कनकेव वाले पार्ट को यूज़ करें। कनकेव में भी देखो इस तरह से मिरर को डिज़ाइन रहता है ना कि इसका फोकल लेंथ काफ़ी दूर होता है, और हम दूर से तो हम देखेंगे नहीं, तो हम सामने ही रह के देखते हैं। अगर कोई बंदा है वो सामने ही रह के देखेगा ना अपना फेस को, तो सामने से अगर देख रहा है तो ये क्या कौन सा कंडीशन हो गया? बिटवीन पोल एंड फोकस। अब बिटवीन पोल एंड फोकस रहता है तो कैसा टाइप का इमेज बनता है? ऑब्वियसली मैग्नीफाइड बनता है ना। तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, जिसके कारण से उसको अपना फेस देखने में लगेगा कि फेस इनलार्ज्ड हो गया है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, शेविंग मिरर में कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, अगला है मेडिकल इक्विपमेंट्स। देखो कभी भी कोई अगर डेंटिस्ट के पास गया है तो एक ऑब्जर्वेशन तुम लोग देख किए होगे, डेंटिस्ट का सर पे या कहीं पे भी डॉक्टर सब इक्विपमेंट या मिरर लगा के रखते हैं। वो मिरर कौन सा मिरर होना चाहिए, अब थोड़ा सा गेस करो। देखो प्लेन मिरर होगा नहीं, ठीक है, प्लेन मिरर तो इतना समझ में आ रहा है कि प्लेन मिरर हम यूज़ करेंगे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, दो ऑप्शन बचा, आइदर कन्वेक्स और कनकेव। चलो मान लेते हैं कन्वेक्स मिरर है। तो अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है या दांत में ही किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो कन्वेक्स मिरर का अभी थोड़ा देर पहले किया ना कि प्रॉपर्टी होता है कि छोटा छोटा मतलब कितना भी बड़ा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहे वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को घटा देता है, डिमिनिश्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है। अगर साइज इतना बड़ा है तो ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज होगा काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं ना होगा डॉक्टर को। अगर कोई ऑपरेशन करना है, अब दिख रहा है छोटा छोटा, तो ऑपरेशन नहीं ना होगा, इसीलिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर क्या है मेडिकल में कनकेव मिरर। तो ये 5 आंसर हुआ, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ए सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट रन इन ऑर्डर टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज द सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ईच कॉइल। इट इज नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड क्लोज टू जीरो एंड इज सिमिलर टू द फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, having north pole at the end and south pole at another depending on the direction of flow of current। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, सोलेनॉइड इस तरह का लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर होता है जिसमें अगर हम करंट पास करते हैं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होता है और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, हर जगह यूनिफॉर्म होता है। तो क्वेश्चन क्या है इसका एमसीक्यू पार्ट में, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड, कैसा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन है पहला मैकेनिकल टू मैग्नेटिक, मैकेनिकल टू मैग्नेटिक। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। चौथा क्या है, चौथा है मैग्नेटिक टू मैकेनिकल, मैग्नेटिक टू मैकेनिकल। देखो सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं ना, सोलेनॉइड में हम करंट पास करते हैं जिसके कारण ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड किए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किए ना, जिससे मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, मैकेनिकल टू मैग्नेटिक गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिक गलत हो जाएगा, मैग्नेटिक टू मैकेनिक तो कभी होगा ही नहीं। तो बचा क्या, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड किए, मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉफ्ट आयरन बार इज प्रेजेंट इनसाइड ए सोलेनॉइड। व्हाट वुड हैपन इफ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनॉइड। देखो पूछ क्या रहा है कि सॉफ्ट आयरन कोर, अगर हम ये सॉफ्ट आयरन कोर है इसको अगर हम सोलेनॉइड के अंदर डाल देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन है द बार विल बी क्या है जी, इलेक्ट्रोक्यूटेड, द बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट। अगला ऑप्शन है द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द सर्किट। तीसरा ऑप्शन है द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, और चौथा बार विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी मीन्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें बार विल, देखो इसमें अगर हम बार मैग्नेट डालते हैं ना तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू किया। तो ये बार मैग्नेट जो है मेरा, ये ऐसा बिहेव करेगा एज इफ इट इज़ ओरिजिनल मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, कुछ देर के लिए परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही यहाँ, जब तक यहाँ पे हम करंट को अप्लाई किए, जैसे हम इसको कट किए, करंट को जैसे हम काटें
यहाँ से मेरा सोलेनॉइड से करंट पास करना बंद, जैसे करंट पास करना बंद यहाँ पे फील्ड जनरेट होना ख़त्म, और फील्ड जहाँ ख़त्म हुआ ये जो मैग्नेटाइज हुआ था ये वापस क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बार मैग्नेट विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट। ठीक है, ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू, किसके जैसा दिख रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मेरा प्रोड्यूस हुआ है ये किसके जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है कि ये बार मैग्नेट जो रहता था उसी के जैसा नहीं दिख रहा है कि बार मैग्नेट में भी तो मेरा कुछ ऐसा ही दिखता था, तो ये बार मैग्नेट की तरह नहीं दिख रहा है, ये सोलेनॉइड है, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। हाँ, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ ऑफ ए स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये ग्राफ एक है, उस ग्राफ से हमको एनालिसिस करना है कि क्या सही हो सकता है। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसका सॉरी ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना ये मल्टीपल चॉइस था, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ऑप्शन डी बोलता है ओनली टू, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना, लास्ट ऑप्शन डी में ओनली टू वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक ग्राफ बना हुआ है, इससे क्या हमको दिख रहा है, 0.8 एम्पेयर पे मेरा करंट का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 16 मिली टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 0.8। नहीं जी, इसका आंसर डी होगा, इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, देर इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू 0.8 एम्पियर। इसका आंसर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होने वाला है, क्योंकि देखो ना इस पे इनफ इंफॉर्मेशन, वेट 0.2 इनफ इंफॉर्मेशन, यही होगा, डी होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ डिटेल्ड ग्राफ नहीं है। देखो ग्राफ में भी इस तरह का हम लोग अगर रहता, सब में मार्किंग दिया रहता ना, तब हम लोग बता सकते थे। इस तरह से अगर कुछ रहता तो पॉइंट हमको नोन पॉइंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बस एक दो क्वेश्चन है, खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बिटवीन बाई कन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1 पे एक बार हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, और दूसरे बार हम कहाँ प्लेस करते हैं, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दो तरह का हमको पोजीशन है। इसमें हमको बताना है कि ऑब्जेक्ट इमेज का साइज होगा, किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा। चलो पहले वाले को करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। इस तरह का एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं एट 2f1। f1 मेरा इधर है, f1 मेरा इधर है, सिमिलरली मेरा f2 इधर है, 2f2 कहीं इधर होगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कहाँ, 2f1 पे। देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि f1 जो ये है, f2 ये है, बराबर है कि नहीं। तो हम मान के चलेंगे क्या, दोनों डिस्टेंस, दोनों फोकल लेंथ क्या होता है, सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मान के चलेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, इधर का लेंस का फोकल लेंथ कुछ इस तरह का है, इधर का लेंथ का कुछ और फोकल लेंथ है, तो ऐसा बाई फोकल लेंथ नहीं होगा। मतलब दो अलग अलग फोकल लेंथ नहीं मान के हम इसको भी f1 मानेंगे, यहाँ से इसको भी f1 ही मानेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मेरा रे डायग्राम कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा बताओ पहले। सबसे पहले तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इतना तो हमको पता है कि कहाँ बनेगा मेरा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट इमेज मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा। तो क्या करना है ना,
देखो कुछ क्वेश्चंस को करने का ट्रिक होता है। अगर हमको पता है कि इसका यहाँ पे रखने से सेम साइज़ का यहाँ पे बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ बना लो। यहाँ बनाने से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर तुमको लाइन मैच नहीं हो रहा है तो किसी तरह से तुमको मैच करवाना है, ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरा रे डायग्राम इधर से पैरेलल जाएगा। अगर हम उसको नहीं मार्क किए रहते तो मेरा कहीं से भी मतलब करना है, हमको इस जगह से पास करना है, किसी तरह से करना है, ये एग्ज़ाम में तुमको बेनिफिट देगा। ठीक है, इस तरह से रे डायग्राम बनेगा। और दूसरा क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आइदर फोकस से पास कराओ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रे डायग्राम थोड़ा सा लाइन गड़बड़ बन गया, बट इसी तरह से कुछ इसका इमेज बनेगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मेरा नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, नेचर हो गया क्या है, देखो अपोजिट साइड में जहाँ बनता है ना, लेंस में अगर अपोजिट साइड में बनता है, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऊपर है और इमेज का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो आंख बंद करके बता देना कि ये मेरा इमेज जो बना ये रियल है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये रियल हो गया। और सेम साइज़ के बारे में नहीं ना पूछा है, रियल इन्वर्टेड, रियल है, रियल मतलब उल्टा, और रियल और इन्वर्टेड। रियल यानी इसको हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, इस इमेज को स्क्रीन पे हम उतार सकते हैं, इसको रियल बोलते हैं। उसके बाद पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन होगा एट 2f। ठीक है, इसी पोजीशन पे बनेगा बियॉन्ड द मिरर, एट 2f1 बियॉन्ड लेंस, सॉरी। और तीसरा क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेचर साइज पूछा है ना, साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा मेरा सेम साइज, जितना लेंथ मेरा इमेज का बनेगा, सेम लेंथ मेरा ऑब्जेक्ट का था, उतना ही लेंथ बना। ठीक है, तो ये पहला रे डायग्राम को आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, ये वाला पूछा है। दूसरा में क्या पूछा, पूरा रब नहीं करते हैं, इसको यार कर देते हैं। दूसरा में है कि मेरा इस तरह का है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, इधर भी कहीं फोकस होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज इसके बीच में अगर रखेंगे तो सेम साइड में बनता है, इतना तो पता है। क्यों बनता है, देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगा, पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा रे हम कैसे ले जा सकते हैं, दूसरा रे चलो हम ओरिजिन से ले जाते हैं या ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, इस तरह से कुछ रे बनेगा। तो अब देखो इधर मेरा देखो रे का क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। रे डाइवर्जन मतलब कि दोनों रे इस तरह से फॉलो कर रहा है पाथ, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। तो इस केस में तो मेरा रे डायग्राम बना ही नहीं, लेकिन हमको तो पता है कि रे डायग्राम इसका कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होगा, इसको हम एज्यूम करेंगे कि अगर इस पाथ को हम पीछे ले जाते हैं, ठीक है, इस पाथ को अगर हम पीछे ले जाते हैं, इस तरह से पीछे ले गए, तो मेरा कहीं इधर जाके मीट करने वाला है। कहाँ मीट करने वाला है ये हमको कैसे पता चलेगा, लेंस फार्मूला था ना 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, उससे हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन किधर बनेगा, सेम साइड में बनने वाला है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। क्या था पहला प्रॉपर्टीज़, क्या पूछा है, नेचर पूछा है। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल क्यों हुआ, देखो डायरेक्शन अपसाइड, इसका भी अपसाइड हो गया ना, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। और इरेक्ट तो दिख ही रहा है,
इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। उसके बाद क्या है, अगला हमको लिखना है पोजीशन लिखना है। पोजीशन को थोड़ा ध्यान से समझो। पोजीशन देखो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, आइदर यहाँ पे भी मेरा हो सकता था, बन सकता था, यहाँ पे भी बन सकता था। तो पोजीशन को हम लोग जनरलाइज करके लिखेंगे इन द सेम साइड। पोजीशन में लिखेंगे हम लोग सेम साइड ऑफ द लेंस, इमेज फॉर्म विल बी ऑन द सेम साइड, इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑन सेम साइड ऑफ, हमारा सेम साइड ऑफ लेंस के बनेगा क्या, इमेज। और वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब इसको हम स्क्रीन पे उतार नहीं सकते, इरेक्ट सीधा होगा, ठीक है। और अगला क्या है, साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड। साइज मेरा इनलार्ज्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज बनने वाला है मेरा बड़ा सा इमेज बनेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, चलो करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझो। क्या है, एक रेड डायग्राम है, सर्किट डायग्राम इस तरह से। चलो, एक रेड आएगा, ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, जिसमें कि बोल रहा है क्वेश्चन में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, करंट पासिंग थ्रू, ये अभी ओपन सर्किट है, दिख रहा होगा, अभी ये चारों ओपन सर्किट है। तो ये जब सर्किट को हम लगाते हैं या क्लोज करते हैं, क्लोज सर्किट जब बनाते हैं, तब इसमें से करंट का कुछ वैल्यूज़ चारों बल्ब के थ्रू दिया हुआ है। चारों बल्ब है, 4 लैंप्स आर कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। तो करंट पासिंग थ्रू दिस क्या हो जा रहा है मेरा, 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। ये हो जा रहा है मेरा 4 एम्पेयर, ये मेरा आ रहा है 5 एम्पेयर, और ये वापस 3 एम्पेयर। क्वेश्चन है, 4 बल्ब है, 60 वोल्ट से कनेक्ट किए हैं, इसके थ्रू 3 एम्पेयर पास कर रहा है, इसके थ्रू 4 एम्पेयर, इसके थ्रू 5, इसके थ्रू अगेन 3 एम्पेयर। तो हमको बताना है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, आइदर इट इज सीरीज और इट इज पैरेलल। तो ये दिख रहा है कि चारों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पहला का आंसर यही है कि इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्प। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या क्या एडवांटेजेस होता है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल, पैरेलल PARLL, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज होता है, सबसे पहला और बेसिक एडवांटेज कि अगर किसी एक सर्किट में किसी एक डिवाइस के अक्रॉस अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इससे दूसरे डिवाइस को कोई असर नहीं होने वाला है। अगर एक डिवाइस के अक्रॉस अगर कुछ गड़बड़ हो गया, ये फ्यूज़ हो गया ये बल्ब, तो क्या इसके इस बाकी के अलॉन्ग तो मेरा करंट जा ही रहा है ना, तो बाकी को कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला अगर एक डैमेज होता है तो। पहला एडवांटेज ये है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, दूसरा एडवांटेज कि वोल्टेज क्या है इसके चारों के अक्रॉस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज मेरा क्या होता है, सारे के अक्रॉस सेम होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है। तो देखो सीरीज में क्या होता था ना, पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाता था, मतलब कि कुछ पोटेंशियल ये खाया कुछ ये खाया, लास्ट वाले सेल को कुछ नहीं मिला, लास्ट वाले रेजिस्टेंस को कुछ नहीं मिला, इसमें बहुत कम ग्लो आएगा। लेकिन चारों के अक्रॉस अगर सेम पोटेंशियल है तो चारों सेम इंटेंसिटी से ग्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो कोई भी हमको दिखेगा नहीं कि डिफरेंस किसी भी वे हमको नहीं शो होगा। तो ये दो एडवांटेजेस ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लैम्प ग्लोज ब्राइटेस्ट, कौन सा लैम्प सबसे ब्राइट ग्लो करेगा।
चलो ये करते हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ा पॉज कर लो और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको देखो, कोई भी बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या इस तरह से समझो बेटर रहेगा। अगर हम दो बल्ब मार्केट से खरीद के लाएं, एक का पावर है समथिंग लाइक 60 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट एक कन्फिग्रेशन है, दूसरा बल्ब का कन्फिग्रेशन है 100 वाट और 220 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसका ज़्यादा पावर होगा तभी ना ग्लो करेगा। तो हमको चेक करना है कि ज़्यादा पावर किस बल्ब के अक्रॉस मेरा आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा पावर जिस बल्ब के अक्रॉस हुआ मतलब वो बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस सारे के अक्रॉस हमको पावर निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। पावर इक्वल्स टू, देखो मेरा आई गिवन है, हमको रेजिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मेरा V चारों के अक्रॉस हमको प्रोवाइडेड है और I चारों के अक्रॉस प्रोवाइडेड है। तो पावर का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, P इक्वल्स टू VI। ठीक है, तो VI वाले फार्मूला को अगर हम जैसे ही अप्लाई किए तो A के अक्रॉस मेरा पावर क्या हो गया, पावर अक्रॉस A क्या हो जाएगा, V कितना हो गया 60 वोल्ट इसके अक्रॉस, 60 इंटू I कितना हो गया 3 एम्प्स, 60 इंटू 3 180। पावर का यूनिट क्या होता है बताओ, पावर का यूनिट होता है वाट। तो A के अक्रॉस 180 वाट, पावर अक्रॉस B कितना होगा 60 इंटू 4, वेरी गुड, 60 इंटू 4 करो कितना होता है, 64 जा 180 नहीं वो कितना 6 4 जा 24 240 सॉरी 240 वाट होता है। मतलब कि पावर अक्रॉस दिस बल्ब इज 240 वाट। अब पावर अक्रॉस C हम निकालते हैं, C के अक्रॉस क्या होगा 60, P इक्वल्स टू V, जो V चारों के अक्रॉस 60 है। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 300 वाट। इसके अक्रॉस 300 वाट हुआ। P अक्रॉस 4 क्या हो गया, 4 तो बल्ब के अक्रॉस P अक्रॉस 4 नहीं लिखते हैं, P अक्रॉस D लिखते हैं। P अक्रॉस D क्या हो जाएगा 60 इंटू 3 क्या हो गया 180। किसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा पावर है, C के अक्रॉस दिख रहा है ना 300 वाट है। तो मेरा कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, C, बल्ब C विल ग्रो ब्राइटेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, इसको रहने देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इजी है। देखो ये तो हमको दिख रहा है चारों क्या है, चारों बल्ब है जिसका अंदर में तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्ट कर रहा है करंट को, चारों में रेजिस्टेंस है। हमको रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो पावर मेरा इसके अक्रॉस, इसको हम नाम दे देते हैं बेटर रहेगा, ए नहीं देते हैं, P Q R S T U V W। मेरा PT के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, 3 एम्पियर पास कर रहा है, तो इसका मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम्स लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर लगाएं, तो R क्या हो गया V बाई आई। सिंपल है, V गिवन है, I यहाँ पे हमको पता चल गया। तो इसके अक्रॉस I R क्या हो गया, R अक्रॉस R ऑफ A, रेजिस्टेंस ऑफ A इक्वल्स टू 60 बाई 3, 60 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 20 ओम। R अक्रॉस B क्या हो जाएगा, उसी तरह से करते हैं 60 बाई 4, 60 बाई 4 क्या हो गया 15 ओम। R अक्रॉस C मेरा हो जाएगा C, यानी इसके अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट है, 60 बाई 5 करो, 60 बाई 5 20 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 ओम हो गया। R अक्रॉस D क्या हो जाएगा 60 बाई कितना है 3 एम्पेयर्स है, 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 एम्पेयर कितना हो गया 20 ओम आया। तो मतलब ये है मेरा कितना 20 ओम, B है मेरा 15 ओम, C है मेरा 12 ओम और D है मेरा 20 ओम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा 1 बाई आर टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई R1 20 वोल्ट, 1 बाई 20 सबको, ये सिंपल फार्मूला है 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 20। इसको सॉल्व करो, नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 इंटू 3 प्लस 15 4 जा प्लस 12 5 जा प्लस 3 जा कितना हो गया 3 3 6 4 10 5 15
ओवरऑल 1/RT, ऊपर हो गया 15/60, 1/RT, काटो काटो 1/4, मेरा RT कितना आ गया, RT आ गया 4 ओम। मतलब कि इसके अक्रॉस पूरे, ये इस पूरे के अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस क्या है, तो इस पूरे के अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था। ये तो क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 bulbs of 100 watt each and 2 coolers of 250 watt each work on an average 6 hours a day, 6 hours a day for 6 hours a day. If the energy cost rupees 1.75 per kilowatt hour, calculate the monthly bill and the minimum fuse rating which when the power is supplied at 250 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 बल्ब्स दिया हुआ है, 2 बल्ब का पावर रेटिंग 100 वाट, 2 कूलर का पावर रेटिंग 250 वाट, और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड किया हुआ है ये है 250 वोल्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो मेरा टोटल पावर क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें टोटल पावर क्या हो जाएगा, तो 2 बल्ब का पावर प्लस 2 कूलर का पावर, 2 बल्ब का पावर क्या हो जाएगा 2 × 100 वाट प्लस 2 कूलर का पावर क्या हो जाएगा 2 × 250 वाट हो जाएगा, 2 × 100 प्लस 2 × 250, टोटल करो कितना आएगा 700 वाट आ गया। मतलब इस 2 बल्ब प्लस 2 कूलर का टोटल पावर 700 वाट आया। अब ये बल्ब को और कूलर कंबाइंड हम सिस्टम बोल रहे हैं, इस सिस्टम को अगर हम 1 घंटा वर्क कराएं, इस सिस्टम से अगर 1 घंटा वर्क कराएं तो इसका हम टोटल एनर्जी बोल सकते हैं कि 700 वाट आवर, इस तरह से बोल सकते हैं 700 वाट आवर अगर 1 घंटा वर्क कर रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 6 घंटा पर डे काम कर रहा है, तो 700 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 700 × 6 किए तो 1 डे का आया। ठीक है, इसको अगर हम 30 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मंथ का हमको एक्सपेंस पूछा है, मंथ का एक्सपेंस पूछा है, तो कुछ इसी तरह से कैलकुलेशन होगा 700 वाट इंटू 1 डे का जो 6 आवर है इंटू 30 डेज। तो ये मेरा टोटल किए तो मेरा कुछ आया 126,000 वाट आवर। 1 महीना में मेरा इतना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं 126 किलो वाट आवर, 126 किलो वाट आवर। यहाँ तक तो क्लियर है। 1 किलो वाट आवर का पावर प्राइस क्या है 1.75, तो 126 किलो वाट आवर का प्राइस क्या हो जाएगा 126 इंटू 1.75 कितना हो जाएगा 220.5 रुपी इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट आंसर का, जो मंथली एक्सपेंस आया ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी का, फाइंड द मिनिमम फ्यूज रेटिंग व्हेन पावर इज सप्लाइड एट 250 वोल्ट। तो देखो फ्यूज़ रेटिंग हमको पता करना है ना, तो फ्यूज़ रेटिंग हम इस तरह से एज्यूम करके चलते हैं कि फ्यूज़ जो मेरा होगा वो कुछ इस ऐसा रेजिस्टेंस का होगा जो इतना पावर को होल्ड करके रख सके। फिर से समझो, फ्यूज़ मेरा ऐसा रेटिंग का होगा जो इस पावर को होल्ड करके रख सके। मतलब कि अगर इस पूरे सर्किट को हम इस तरह से अगर ड्रॉ करें, मेरा ये कंबाइंड सर्किट है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि हम एक ही बनाए हैं, तो उस तरह से कंफ्यूज ना करना। अगर हम कंबाइंड रेजिस्टेंस लगाते हैं इस तरह से, फ्यूज़ अगर मान लो ये फ्यूज़ है, तो ये दोनों हमको रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है क्वेश्चंस को। इसका अपना अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। टोटल पावर हमको इसका पता है, पावर इसका क्या है 700 वाट आया था, 700 वाट इसका कंबाइंड पावर था। कंबाइंड पावर किस पे चल रहा है 250 वोल्ट पे चल रहा है, 250 वोल्ट पे चल रहा है। मेरा पोटेंशियल क्या है 250 वोल्ट, पावर मेरा इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस V मेरा गिवन है 250 वोल्ट। पावर हमको पता है, पोटेंशियल पता है, तो हमको R नहीं निकल जाएगा कौन सा फॉर्मूला से, P = V²/R। हमको R ही ना फाइंड करना, हमको ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो इतना पावर को होल्ड करके रख सके। तो हमको इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है, क्योंकि हम 700 यहाँ पुट करते, 250 पुट करते, तो मेरा ऐसा रेजिस्टेंस आ जाएगा जो इसके लिए ही बना हो।
क्योंकि एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन का आ जाएगा। तो देखो करते हैं, पावर 700 इक्वल्स टू 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मेरा आर हो गया 250 स्क्वायर बाई 700। कैलकुलेट करने पे मेरा, सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर आ रहा है आर का वैल्यू 89.2 वोल्ट, सॉरी 89.2 ओम। क्लियर? 89.2, मतलब कि 89.2 ओम का अगर एक रेजिस्टेंस रहता है मेरा इस सर्किट के अक्रॉस, तो ये सर्किट को कोई डैमेज नहीं होगा अगर इस तरह से हम अप्लायंस को लगाते हैं तब। ठीक है, समझने वाला बात यहाँ ये था कि रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट हर का नहीं करना है, सबका रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है। क्योंकि देखो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने लग जाते ना, तो कुछ दिया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हालत ख़राब हो जाएगा। तो हमको सिंपली इसका पावर को यूज़ करना है, जो पोटेंशियल गिवन है उसको यूज़ करना है, और इसके थ्रू हमको रेजिस्टेंस निकालना है। ओवरऑल तो हमको रेजिस्टेंस नहीं निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। यहाँ पे समझने वाला बात यही था कि हमको इस पार्ट, ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था कि हमको रेजिस्टेंस ना निकाल के हमको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हमको पावर गिवन है, वी गिवन है, हमको आर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ। स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन, कमेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहेंगे, जो मिडिल पार्ट था इसका थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें ओम्स लॉ सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बुकिश लैंग्वेज है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, potential difference applied across any circuit is directly proportional to the current flowing in that circuit। ठीक है, V is directly proportional to current flowing in that circuit। now इसको अगर हम इस तरह से लिखें V by I, तो प्रोपोर्शनैलिटी, देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ सम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस होगा। तो V by I करते हैं तो प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट, यानी इक्वल टू सम कांस्टेंट हो जाएगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I है, तो अगर हम V बाई I करते हैं तो V बाई I मेरा सम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम दिए, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम लोग नेम दिए रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन किए, इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच inhibits or opposes the flow of current provided the temperature is constant। टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो V बाई I जो मेरा है ये R के बराबर हो गया। V को हम लोग क्या लिखेंगे, I R, यही है हमारा ओम्स लॉ, यही बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V बाई I K को हम लोग नाम दिए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट है ये, V इक्वल्स टू I R। ये एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट। अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या बोलता है कि हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सी नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का ओम्स लॉ का था, हाउ इट कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो ये थोड़ा सा समझने वाला बात है। इसको हम लोग इस तरह से वेरीफाई करते हैं। ये मेरा कुछ अरेंजमेंट है, ये है एक वायर, नाइक्रोम वायर रेजिस्टेंस है, ये 4 सेल है जिसका सबका वोल्टेज VV है, कुछ वोल्टेज है कांस्टेंट, हम खुद से निकाल सकते हैं। ये मेरा जो प्रोवाइडेड वोल्टेज है ये हमको पता है। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस जो भी है, इसको रहने दो, अभी इसी को पता करना है रेजिस्टेंस के बारे में। एमीटर को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज़ में करते हैं ना। एमीटर को हम लोग सीरीज़ में लगा दिए और वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस लगा दिए, क्योंकि हमको चेंजेस देखना है। किसके अक्रॉस, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको चेंजेस देखना है। इस क्वेश्चन में करना क्या था, ऐसा डायग्राम अरेंजमेंट ये बताना था कि सबको एक्सप्लेन करना था। इसके बाद देखो, अगर हम एक वायर इसको कनेक्ट करें तो मेरा अभी जो डायग्राम बन रहा है, सर्किट डायग्राम बन रहा है, अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो मेरा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का है। ठीक है, इस 3 सेल का अभी कोई यूज़ नहीं है। क्लियर, ये 3 सेल अभी डेड सेल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका अभी कोई इफेक्ट इस सर्किट पे शो नहीं हो रहा है। मतलब कि मेरा जो भी इफेक्ट्स होगा सिंगल वोल्टेज के कारण हो रहा है। तो जो भी मेरा
पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, जो भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस होगा उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यहाँ V हो गया, V1 हो गया। जब एक सेल मेरा करंट प्रोवाइड कर रहा है तो नाइक्रोम वायर के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V1, ठीक है। I को हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे। I देखो जो करंट ऐसे ही ना पास करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो इसके थ्रू पास करा तो एमीटर के थ्रू भी पास करेगा करंट। जहाँ एमीटर के थ्रू करंट पास किया तो हम एमीटर वाला रीडिंग नोट कर लेंगे। I1 नोट हो गया, V1 नोट हो गया इसके थ्रू। अब हम इसका V और I का रेशियो निकाल सकते हैं। अब छोड़ो, पहला हो गया मेरा एक सेल वाला काम। अब हम क्या करेंगे, एक सेल हटाओ, अब हम दो सेल को लगाएंगे। दो सेल लगाएंगे तो मेरा दो सेल डेड हो गया, दो सेल ही सर्किट में वर्क कर रहा है। दो सेल मेरा करंट जो पास करेगा इस सर्किट में, तो इससे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा, अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ मेरा पोटेंशियल हम बढ़ा दिए। अब जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएं, यहाँ मेरा V1 जो था पहले एक सेल के द्वारा, अब क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। V2 चेंज हो गया, V2 में मेरा I जो रहेगा करंट एमीटर के थ्रू मेरा रीडिंग रहेगा, ये I2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि दो सेल हम लगाएं तो सारा चीज़ चेंज होगा। इसी तरह से अब हम तीसरा में कनेक्ट करेंगे, दो हटा के अब इधर कनेक्ट किए तो मेरा बिहेव कैसा करेगा कि ये सेल डेड की तरह है, मतलब इसका कोई इफेक्ट सर्किट में शो नहीं हो रहा है। मेरा थर्ड रीडिंग आएगा I3 V3। फोर्थ रीडिंग अगर अब हम क्या करेंगे, चारों सेल को कनेक्ट कर देंगे, मेरा जो रीडिंग आएगा I4 V4, इस तरह से कुछ आया। अब हम इसका रेशियो निकालना शुरू किए थे। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जा चुका है। V1 का V/I का V1 बाई I1 का कुछ रेशियो निकाला गया, V2 बाई I2 का कुछ रेशियो निकाला गया, V3 बाई I3, सिमिलरली V4 बाई I4। और देखा गया ना, ये जो रेशियो चारों का आ रहा है ना, ये चारों का रेशियो सेम आ गया। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये चारों का रेशियो सेम कैसे आ गया। तो देखो इसको फिर, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इधर से 2 पॉइंट इधर, 8 पॉइंट टोटल है। इसको फिर जो साइंटिस्ट थे वो लोग क्या किए, ग्राफ पे प्लॉट करना शुरू किए। मेरा I आ गया इधर, V आ गया इधर, V1 और I1, V1 और I1, V2 और I2, इस तरह से प्लॉट करना शुरू हुआ। V1 I1 यहाँ से कुछ ऐसा पॉइंट निकला, V2 I2 से समथिंग इस तरह से कुछ पॉइंट निकला, V3 I3 से कुछ ऐसा पॉइंट निकला, V4 I4 से कुछ इस तरह का पॉइंट निकला। तो जब हम इस तरह का लाइन ड्रॉ किए ना, तो हमको पता चला कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन बना, तो मेरा वो वाला जो था ओम्स लॉ का जो मेरा फॉर्मूला था वो कैसा था, इस तरह था ना, V=IR, या फिर बेटर होगा इस तरह से लिखो, V=RI। तो मेरा बिहेव नहीं कर रहा है, ये लीनियर इक्वेशन के जैसा नहीं आ रहा है। लीनियर इक्वेशन हम क्या पढ़ते थे, y=mx पढ़ते थे ना, y=mx, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे m मतलब इस दो इक्वेशन को कंपेयर करें तो y v के जैसा लग रहा है, i मेरा x के जैसा लग रहा है। मेरा जो स्लोप आया इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्मूले से और r, ये दोनों सेम नहीं लग रहा है। तो मेरा यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ये जो स्लोप आता है ये रेशियो का, ये रेशियो यही है स्लोप, ये स्लोप और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जस्टिफाई हो गया थ्रू ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ ये करना था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा खुद के लैंग्वेज में लिख के, यही है यहाँ पे। अब देखो लास्ट पार्ट है, एकदम लास्ट है, हाउ डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशंस। सारे कंडीशंस के अक्रॉस ये कैसे, मतलब सर्किट कब ये वर्क करेगा, किस तरह से आइडियल कंडीशन में। तो इसका आंसर होता है कि दिस सर्किट विल वर्क when temperature is provided at a constant, मतलब कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, when temperature is constant then the Ohm's law will work perfectly in ideal condition। और दूसरा क्या होगा, सिंपल है, हम यहाँ पे क्या यूज़ किए, कंडक्टर ने यूज़ किए, तो दूसरा यही है कि कंडक्टर को यूज़ करना है, वी विल हैव टू यूज़ ओनली कंडक्टर एंड नॉट अदर थिंग्स। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चंस डिस्कस हो गया है।